हेलो एवरीवन, मैं सरीना स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद सरीना पर। और देखिए, हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम क्लास 12th की केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, मैं आपको पहले ही एक बात क्लियर कर देती हूँ। मैं आपको एनसीईआरटी बुक को लाइन टू लाइन रीड करवाऊँगी, उसका हर एक क्वेश्चन सोल्व करवाऊँगी। लेकिन देखो, आपको मेहनत करनी होगी, शॉर्टकट कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और अच्छे से पढ़ें। यूँ नहीं है कि आपको यहाँ पे शॉर्टकट मिलेगा, पर हाँ, ये गारंटी है कि आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो देखिएगा, क्लास 12th की केमिस्ट्री में जो आपकी यूनिट 1 है वो आपके पास में है सॉल्यूशन। कौन सी यूनिट है? यूनिट 1 सॉल्यूशंस है। ये आपको पढ़नी है। इसमें क्या कह रहा है, सबसे आपको इस चैप्टर को पढ़ने का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या हमारा मेन एम है, हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ने जा रहे हैं। तो इस यूनिट को रीड करने के बाद में आप क्या सीख जाएंगे? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, कंसंट्रेशन टर्म्स, हेनरी लॉ, रोल्स लॉ, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ये सब आप सीख जाएंगे। ये जो टर्म्स हैं इनका मैं आपको मीनिंग भी बताऊंगी कि इनका क्या मीनिंग है, ये कहाँ से आई है। तो हम स्टार्ट करते हैं लाइन टू लाइन कि हमें क्या पढ़ना है। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम सॉल्यूशन चैप्टर में बात करें तो हमारे पास में जो आता है वो आता है कि ऑलमोस्ट ऑल प्रोसेस इन बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोसेस हो रही है, ऑलमोस्ट बोला है, 100% नहीं, अकर्स इन सम काइंड ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। किसके अंदर होती है? लिक्विड सॉल्यूशंस में होती है। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। देखो, असर्शन रीजन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप नीट जे का कोई एग्जाम दो वहाँ पर भी आपको ये मिल सकता है, MCQ में मिल सकता है। तो क्या कह रहा है? ऑलमोस्ट ऑल प्रोसेस अकर्स इन आवर बॉडी, ठीक है, इन सम काइंड ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, वो लिक्विड सॉल्यूशन में होता है। कह रहे हैं इन नॉर्मल लाइफ वी रेयरली कम अक्रॉस प्योर सब्सटेंस। हमारी नॉर्मल लाइफ में बहुत कम ऐसा होता है कि हम प्योर सब्सटेंस देखते हैं। मोस्ट ऑफ दीज आर मिक्सचर्स कंटेनिंग 2 और मोर प्योर सब्सटेंस। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं आपको अंडरलाइन करवा रही हूँ, ये आपको NCERT की बुक साथ लेके बैठनी है और उसमें अंडरलाइन करनी है कि ज़्यादातर जो मिक्सचर्स हैं ना, उनके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। जरूरी नहीं है कि वो 2 का हो, 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस का मिक्सचर भी वो हो सकता है, ठीक है। और अगर हम उसके अंदर बात करें तो देखिएगा, देयर यूटिलिटी और इंपॉर्टेंस इन लाइफ डिपेंड्स ऑन देयर कंपोजिशन। ये भी इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन की जो यूटिलिटी होती है, मिक्सचर की जो यूटिलिटी होती है, वो डिपेंड करती है कि उसकी कंपोजिशन क्या है, वो किस कंपोजिशन से मिलकर के बना है। अब यहाँ पर मैं आपको 3 पॉइंट दिखाऊंगी, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रास। ब्रास जो है ना, ये एक अलॉय है। डायरेक्ट MCQ में या असर्शन रीजन में मिलेगा कि जो ब्रास होता है वो किसका अलॉय है, तो वो है कॉपर एंड जिंक का। याद रखना है आपको कि आपके पास में जो ब्रास होता है ना, वो किसका अलॉय होता है? कॉपर प्लस जिंक का होता है। सेकंड पॉइंट है आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम। किससे डिफरेंट है ये? जर्मन सिल्वर से। देखो, जर्मन सिल्वर भी एक अलॉय है। ये किसका है? कॉपर का, जिंक का और निकिल का। मैं लिख देती हूँ, जर्मन सिल्वर जो है आपके पास में वो कॉपर प्लस जिंक प्लस निकिल को मिला करके बनता है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके नाम में तो आ रहा है जर्मन सिल्वर, लेकिन इसके कंस्टिट्यूएंट्स में कहीं भी सिल्वर नहीं है। ये कॉपर, जिंक और निकिल से बनता है। सेकंड पॉइंट नोट करते चलना, मैं आपको पॉइंट वाइज लिखवाऊंगी। आपका जो फर्स्ट पॉइंट आया वो ये कि ब्रास जो हो किससे मिलकर के बना है? कॉपर और जिंक से। सेकंड पॉइंट आया कि जो जर्मन और सिल्वर है वो किससे मिलकर बना है? कॉपर प्लस जिंक प्लस निकिल से। और थर्ड जो ब्रॉन्ज होता है वो किससे मिलकर के बना है? कॉपर और टिन से। ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, जो आपके सामने ब्रॉन्ज है ना, वो किससे मिलकर के बनता है? कॉपर प्लस टिन। टिन का सिंबल होता है SN। देखो, ब्रास में है कॉपर प्लस जिंक, ब्रॉन्ज में है कॉपर प्लस टिन, और जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकिल। जर्मन सिल्वर में सिल्वर जो होता है वो 0% होता है, इसमें सिल्वर होता ही नहीं है, हालांकि इसके नाम में जर्मन सिल्वर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तीनों अलॉय हैं और तीनों ये देखो अलग अलग कंस्टिट्यूएंट से मिलकर के बने हैं। तो 3 पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके पास में, ये ध्यान रखने हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं। NCERT साथ लेके बैठना, साथ साथ अंडरलाइन कर लेना, और जो मैं लिखवा रही हूँ उसको लिख लेना, पॉइंट वाइज नोट कर लेना, हो सके तो अपनी कॉपी में भी नोट कर लेना। अब देखिएगा, अगर मैं उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूँ आपके पास में, तो वो क्या आ रहा है? 1 पार्ट्स पर मिलियन। देखो, PPM जो है ना, इसकी फुल फॉर्म है क्या? पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन के अंदर 1 पार्ट। फ्लोराइड आयन अगर वाटर में है तो वो टूथ डिके को रोकता है, इट प्रिवेंट्स टूथ डिके। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी नोट करना, ठीक है। वाइल 1.5 ppm, अगर 1.5 पार्ट्स 1 मिलियन में है तो उससे टूथ डिके होता है। टू कोज टूथ बिकम मोटल्ड एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन कैन बी पॉइजन। और अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाए फ्लोराइड आयन की तो वो पॉइजन भी होता है हमारे लिए। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम फ्लोराइड इज यूज्ड इन रैट पॉइजन। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि रैट पॉइजन के अंदर कौन यूज होता है? सोडियम फ्लोराइड। और जितने भी इंट्रावेनस इंजेक्शंस होते हैं, जो हमारी बॉडी में इंजेक्शन लगते हैं, उनको एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में सोल्ट की में मिला करके हमारी ब्लड प्लाज्मा कंसंट्रेशन तक उसको दिए जाते हैं। तो ये डेली लाइफ की यूटिलिटी है, ये ध्यान रखने। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे जो भी मैंने आपको अंडरलाइन करवाए। अब इन सब चीज़ों को समझने के लिए हम इस यूनिट में मोस्टली पढ़ेंगे कौन से सॉल्यूशन? लिक्विड सॉल्यूशंस।
and their formations. This will be followed by studying the properties of the solution like vapor pressure, colligative property, ये सब आपको यहाँ पढ़ना है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि ये जो सॉल्यूशन आप मैं बोल रही हूँ बार बार, ये सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो देखो ध्यान से क्या कह रहा है, सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये डिफाइन सॉल्यूशन, तो यहीं से स्टार्ट करना है। सो पहला क्वेश्चन बन गया डिफाइन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट का। अब यहाँ पर एक वर्ड आया कि ये होमोजीनियस क्या होता है। देखो मान लो आपने एक बीकर लिया और इस बीकर के अंदर आपने वाटर लिया। क्या लिया आपने, वाटर लिया, और वाटर के अंदर आपने मिक्स कर दिया क्या, सोल्ट। क्या मिक्स कर दिया आपने, सोल्ट मिक्स कर दिया। अब देखो वाटर के अंदर जब आपने सोल्ट मिक्स किया तो कुछ टाइम के बाद में आप क्या देखोगे कि जो सोल्ट है ना ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया इसके अंदर। मीन्स आपको वाटर को देखने से पता नहीं चल रहा कि उसमें सोल्ट है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम कोई चीज़ मिक्स करें लेकिन वो हमें लगे ना कि वो उसके अंदर मिक्स हो रखी है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, उसकी कंपोजिशन कंप्लीटली उसमें मिक्स हो जाए, उसको हम यूनिफॉर्म बोलते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन बोलते हैं, और उस सॉल्यूशन को हम होमोजीनियस सॉल्यूशन बोलते हैं। समझ में आई बात। तो होमोजीनियस मिक्सचर वी मीन दैट इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। पूरे मिक्सचर में इसकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म है। अब देखिएगा यहाँ पर दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है वाटर और दूसरा कंपोनेंट है सोल्ट। अब देखो मैं कहती हूँ कि वाटर लार्ज क्वांटिटी में है, वाटर की अमाउंट यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। किसका अमाउंट ज़्यादा है, वाटर का, लार्ज अमाउंट है। और जो सोल्ट है ना इसका अमाउंट कम है। तो इसके डिपेंड के ऊपर जिसका अमाउंट लेस है, जिसका अमाउंट ज़्यादा है ना उसको हम बोलते हैं सोलवेंट। क्या बोलते हैं उस कंपोनेंट को, सोलवेंट। और जिसका अमाउंट कम है ना उसको हम बोलते हैं सोल्यूट। तो यहाँ पर हमें बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। बाइनरी सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें कितने कंपोनेंट हो, टू कंपोनेंट हो, वन और टू। और द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन लार्जेस्ट क्वांटिटी इज नोन एज सोलवेंट एंड द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी इज नोन एज सोल्यूट। देखो तो पहला क्वेश्चन डिफाइन सॉल्यूशन यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद आपके पास में क्या आएगा, द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इज नोन एज सोलवेंट। सोलवेंट डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट इन विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सोलवेंट है ना ये डिटरमाइन करता है सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट की, सॉल्यूशन क्या होगा। अगर मैं आपको कह रही हूँ ना लिक्विड सॉल्यूशन, इट मीन्स वहाँ पर सोलवेंट जो है वो लिक्विड है। अगर मैं आपको कह रही हूँ गैसियस सॉल्यूशन तो आपके पास में जो सोलवेंट है ना वो गैस है। और अगर आपको मैं कह रही हूँ कि सॉलिड सॉल्यूशन तो जो सोलवेंट है ना वो सॉलिड है। सोलवेंट कुछ भी हो सकता है। वन और मोर कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन अदर देन सोलवेंट। और सोलवेंट के अलावा जो भी कंपोनेंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है चाहे वो एक हो या एक से ज़्यादा हो उसे हम सोल्यूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोल्यूट बोलते हैं। तो यहाँ पर सोल्ट जो है आपके पास में सोल्यूट था, वाटर है वो आपके पास में क्या था, सोलवेंट। इस चैप्टर में हमें सिर्फ कौन सा सॉल्यूशन पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। मीन्स ऐसा सॉल्यूशन पढ़ना है जिसमें दो ही कंपोनेंट होंगे, एक सोल्यूट और एक सोलवेंट। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिएगा तो यहाँ पर आपको क्या करा है, यहाँ पर आपको जो पढ़ना है वो यही पढ़ना है, क्या, बाइनरी सॉल्यूशन, दो ही कंपोनेंट पढ़ने हैं। और ये जो टेबल है ना, ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ मैं इसको, ये आपको पता ही होनी चाहिए। मैंने आपको क्या कहा था, अभी अभी मैंने आपको बोला कि आपके सामने जो सोलवेंट होता है वो ही क्या बताता है, सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट बताता है। क्या बताता है वो, सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट बताता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सोलवेंट तीनों तरह से हो सकता है। मे बी सोलवेंट आपके पास में सॉलिड हो, दूसरा सॉल्वेंट आपके पास में लिक्विड हो, तीसरा सॉल्वेंट आपके पास में गैस हो। अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो आप उसको बोलोगे सॉलिड सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो आप उसको बोलोगे लिक्विड सॉल्यूशन। और अगर सॉल्वेंट गैस है तो आप उसको बोलोगे गैसियस सॉल्यूशन। तो ये जो टाइप ऑफ सॉल्यूशंस है ना ये किसके बेस पर बने हैं, ये सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के बेस पर बने हैं। किसके बेस पर बने हैं, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के बेस पर बने हैं। आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा, अब उसके बाद में आपके सामने जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो क्या आता है वो देखिएगा ध्यान से, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि भाई सॉल्वेंट जो है वो तो आपके पास गैसियस सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट तो हो गया गैस, लेकिन सोल्यूट तो तीनों हो सकते हैं ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस, कुछ भी हो सकता है। सोल्यूट क्या हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस कुछ भी हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट क्या होगा, गैस। सॉल्वेंट गैस है इसीलिए इसे गैसियस सॉल्यूशन कहा गया। सोल्यूट गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। अब आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है कि गैस जो है वो कम मात्रा में और ज़्यादा मात्रा में भी क्या है यहाँ पर, गैस। देखो सॉल्वेंट क्या होता है जो लार्ज क्वांटिटी में हो, ठीक है। सोल्यूट क्या होता है जो लेसर क्वांटिटी में हो। तो अब देखिएगा, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस, अगर मैं इसको सिंपल कहूँ तो आप एयर कह सकते हो, हमारे सराउंडिंग में जो एयर है।
अब इनको मिक्स करते हैं तो इसमें नाइट्रोजन कितनी होती है 78%, ऑक्सीजन कितनी होती है 21%। तो ये हो गया आपके पास में गैसीय सॉल्यूशन। फिर लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस मीन्स लिक्विड कम मात्रा में होना चाहिए, गैस ज़्यादा मात्रा में। तो क्लोरोफॉर्म मिक्सड विद नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस ज़्यादा मात्रा में है और इसके अंदर क्या डाल दिया आपने, क्लोरोफॉर्म। यहाँ पर मैं आपको लिख देती हूँ, क्लोरोफॉर्म का जो सूत्र होता है वो होता है CHCl3, ये भी नोट कर लेना। उसके बाद सॉलिड इन गैस, गैस कम मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए और सॉलिड कम, तो कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, कपूर की गोली नाइट्रोजन गैस के साथ। ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं, चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप कोई बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, उसमें पूछे जाएंगे। चलो ये हो गई हमारे पास में बात क्लोरोफॉर्म का, मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिख दिया। गैसीय सॉल्यूशन के तीनों टाइप कंप्लीट हो गए। थोड़ा सा शांति से बैठ करके इन एग्जांपल्स को करना है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट पर अगर मैं आपके सामने बात करूं, ठीक है, तो वो हमारे पास में कौन सा सॉल्यूशन आएगा, उसकी अगर हम बात करें तो वो सॉल्यूशन आएगा लिक्विड सॉल्यूशन, मीन्स जिसके अंदर सॉल्वेंट क्या होंगे, लिक्विड। लेकिन सोल्यूट गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। अगर गैस इन लिक्विड, गैस कम मात्रा में, लिक्विड ज़्यादा मात्रा में, तो ऑक्सीजन डिजोल्ड इन वाटर, जिसको हम D.O बोलते हैं, डिजोल्ड ऑक्सीजन बोलते हैं। तो ऑक्सीजन कम अमाउंट में, वाटर ज़्यादा। लिक्विड इन लिक्विड बहुत इंपॉर्टेंट है, इथेनॉल डिजोल्ड इन वाटर। अगर सिंपल बात में कहें तो जो ये ड्रिंकिंग अल्कोहल होती है, लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, ठीक है, तो वो आपके सामने क्या है, वाटर के अंदर डिजोल्व करके। और नेक्स्ट है सॉलिड इन लिक्विड, तो खूब ग्लूकोज डिजोल्ड इन वाटर, ये एग्जांपल हो गया। तो बेसिक एग्जांपल हम डेली लाइफ में देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा, सॉलिड होगा। लेकिन जो सोल्यूट है वो गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों हो सकते हैं। देखो गैस कम मात्रा में, सॉलिड ज़्यादा मात्रा में, तो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। लिक्विड इन सॉलिड, तो अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। देखो मरकरी हमेशा लिक्विड होता है, मरकरी वो मेटल है दैट इज लिक्विड। उसके बाद सॉलिड इन सॉलिड, कॉपर डिजोल्ड इन गोल्ड। जो हम गोल्ड की ज्वेलरी लेके आते हैं वो 100% प्योर गोल्ड नहीं होता, उससे कुछ अमाउंट में कॉपर होता है। तो ये भी आपके सामने किसका एग्जाम्पल है, सॉलिड सॉल्यूशन का। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को आपको डिटेल में करना है क्योंकि ये आपके पास हर एक एग्जाम में आती है, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, CUET, नीट, JEE, ये सब। उसके बाद देखिएगा ये पढ़ने के बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आपके पास में क्या आता है। देखिएगा ये आपने एक पार्ट कंप्लीट किया, अभी तक आपने क्या सीखा, सॉल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं, उसमें कुछ मेन पॉइंट आए, ब्रास, ब्रोंज, जर्मन सिल्वर, ठीक है, और ये टेबल। अब हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करें। ये आर्टिकल आपने क्लास 11th में भी कर रखा है, लेकिन फिर भी हम एक बार के लिए इसको देख लेते हैं। देखिएगा कंसंट्रेशन टर्म्स जो होती है, कंपोजिशन ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय इट्स कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन क्वालिटेटिव भी हो सकती है और क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है कि हम बोलेंगे सॉल्यूशन डाइल्यूट है या फिर कंसंट्रेटेड है। डाइल्यूट का मतलब क्या है, यहाँ पर सोल्यूट बहुत ही कम है, वेरी स्मॉल अमाउंट क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट है, लार्ज अमाउंट में सोल्वेंट है। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है कि यहाँ पर सोल्यूट की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इट मीन्स यहाँ पर सोल्वेंट कम है। बट इन रियल लाइफ दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन कैन ऐड टू लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। इसीलिए अब हम जो पढ़ेंगे वो कौन सी रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन। तो ध्यान रखना सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है इसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्वालिटेटिव, ठीक है, और क्वालिटेटिव में हम कहेंगे कि ये दो टाइप से होता है, एक होता है डाइल्यूटेड और एक होता है कंसंट्रेटेड। क्या होता है, कंसंट्रेटेड। डाइल्यूटेड वो होता है जहाँ पर सोल्वेंट जो है, सोल्यूट जो है आपका वो बहुत ही कम अमाउंट में होता है, वेरी लेस अमाउंट में, इट मीन सोल्वेंट ज़्यादा है। कंसंट्रेशन वो होता है जहाँ पर सोल्यूट क्या होता है, लार्ज अमाउंट में होता है, ठीक है। लेकिन इसको हम डेली लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम डेली लाइफ में किसका यूज़ करने वाले हैं, तो हम यूज़ करने वाले हैं क्वांटिटेटिव का। किसका यूज़ करने वाले हैं, क्वांटिटेटिव का यूज़ करने वाले हैं। तो देखिएगा क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शंस पढ़ेंगे जिसमें अलग अलग मेथड हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला मेथड आता है जिसका नाम है मास परसेंटेज, और जिसको बोलते हैं W/W, मास परसेंटेज, फर्स्ट मेथड। इसका मतलब क्या है, सुनो। जैसे आपको अपने मार्क्स की, अपने नंबरों की परसेंटेज निकालनी होती है, तो आप क्या कहते हो, टोटल नंबर कितने आए भाई आपके, ठीक है, टोटल मार्क्स कितने का था पेपर, और डिवाइड बाय ऑब्टेन्ड मार्क्स, जितने आपके मार्क्स आए, और इनटू में क्या कर देते हो भाई, 100 कर देते हो, यही तो करते हो। सिमिलरली आपको जिस कंपोनेंट की मास परसेंटेज निकालनी है उसका मास तो ऊपर रख दो, डिवाइड बाय क्या कर दो, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू में क्या कर दो, 100, क्या कर दो, 100। परसेंटेज जब भी निकालनी है तो आपको हमेशा किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। जिस भी कंपोनेंट की आपको परसेंटेज निकालनी है, आपको पता है हमारे पास यहाँ दो ही कंपोनेंट है, एक है सोल्यूट, एक है सोल्वेंट, और ज़्यादातर जब तक मेंशन ना हो कि किस कंपोनेंट की परसेंटेज निकालनी है तो अंडरस्टूड होता है कि आपको सोल्यूट की परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। तो मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए सोल्यूशन इज डिफाइंड एज मास ऑफ द कंपोनेंट, उस जिस कंपोनेंट की परसेंटेज निकालने उसका मास डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, ये करना है आपको,
ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, कह रहा है फॉर एग्जाम्पल इफ सोल्यूशन इज डिस्क्राइब 10%, देखो W/W क्यों लिखा है इसे पहले ये बता देती हूँ। ऊपर भी मास है इसलिए इसको W बोला, नीचे भी मास है इसलिए इसको W बोला, ठीक है। तो W/W कह रहा है 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास। आपको ये स्टेटमेंट दे दी मान लो किसी ने कि 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास, तो आपसे कहेगा इसका मतलब बताओ, तो आप क्या कहोगे कि परसेंटेज आ गया, इसका मतलब ओवरऑल जो सॉल्यूशन है आपके पास में वो है 100 ग्राम का, जिसमें से 10 ग्राम आपके पास में क्या है, ग्लूकोज है, और 90 ग्राम फिर क्या आपके पास में वाटर है। ये लाइन ये कहना चाह रही है, समझे आपके बात मेरी बात, कि 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास का मतलब है कि 10 ग्राम आपके पास ग्लूकोज है, किसमें, 90 ग्राम में, और ओवरऑल कितना है, 100 ग्राम है। इट मीन्स दैट 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, और रिजल्टेंट कितना आना चाहिए, 100 ग्राम आना चाहिए। और ज़्यादातर इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशन में यही यूज़ होती है, जैसे ब्लीचिंग सोल्यूशन जो होता है ना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास असर्शन रीजन में आ सकती है, इसलिए मैं आपको इसको बताती हूँ, ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन जो होता है इट कंटेन 3.62 मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट इन वाटर। यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है वो सुनो कि ब्लीचिंग सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, तो सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है। क्या होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइट। 3.62 मास परसेंटेज, इसका मतलब क्या है, 3.62 ग्राम तो है आपके पास में सोडियम हाइपोक्लोराइट, बाकी आपके पास में जो बच गया, ठीक है, 96.8 वो है आपके पास में वाटर, ओवरऑल 100 है। तो ये आपके पास में मास परसेंटेज था। नेक्स्ट हमारे पास में जो टर्म आती है वो आती है आपके पास में क्या, वॉल्यूम परसेंटेज। क्या आती है, वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज बिल्कुल सिमिलर है आपके पास में ऊपर की तरह ही, जैसे मास था इसको V/V लिखेंगे, जहाँ मास था वहाँ पर वॉल्यूम आ जाएगी। V/V क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे भी वॉल्यूम है, यहाँ पे भी वॉल्यूम है। जिस कंपोनेंट की वॉल्यूम निकालनी है वो ऊपर लिख दो, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, और इनटू में 100, तो आपके पास में क्या आ जाएगी, वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगी उस कंपोनेंट की। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिएगा अब आपको इसने क्या बोला, फॉर एग्जाम्पल 10% इथेनॉल सोल्यूशन इन वाटर। अगर आपको ये कह दे कि 10% इथेनॉल का सोल्यूशन है वाटर में, तो आप क्या लाइन समझे, पहली बात परसेंटेज आ गई, तो आपके पास ये समझो कि आपके पास में ओवरऑल कितना है, आपके पास में ओवरऑल जो है ना वो 100 ml है। कितना ml है, मिलीलीटर में लेना है भाई, 100 ml है। 10% का मतलब कि इस 100 ml में से 10 ml तो आपके पास में क्या है, इथेनॉल है। क्या है, 10 ml तो इथेनॉल, तो 90 ml आपके पास में क्या हो जाएगा भाई, वाटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। ओवरऑल 100% बन गया। अगला क्या कह रहा है, मान लो 30% V/V, इसका मतलब क्या है, 35 ml इथाइलिन ग्लाइकोल है, बाकी जो बच गया आपके पास में वो क्या है, वाटर है। जब तक आपको कोई भी सॉल्वेंट मेंशन ना हो तो आप समझ लेना कि वाटर की बात हो रही है। अब यहाँ पे ये वाली लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा गौर से देखना। कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, ये वाली, 35% V/V सोल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज एन एंटी फ्रीज। इसको एंटी फ्रीज सोल्यूशन बोलते हैं, जो कार में, गाड़ियों में यूज़ होता है, कूलिंग द इंजन को कूल करने के लिए। एंटी फ्रीज क्या करता है, सुनो, ये असर्शन रीजन में क्वेश्चन आ जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना। एट दिस कंसंट्रेशन द एंटी फ्रीज लोवर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये ना एंटी फ्रीज सोल्यूशन वो होते हैं जो फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देते हैं, तो ये वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देंगे -17.6 डिग्री सेल्सियस से। तो ये था आपके पास में। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आती है वो आती है आपके पास में क्या, मास बाय परसेंटेज। अब देखो मास बाय परसेंटेज, तो मास को लिखा किससे, W से, और वॉल्यूम परसेंटेज, तो वॉल्यूम को लिखा V से। तो जिस कंपोनेंट का निकालना है उसका ऊपर तो लेना है मास, क्या लेना है उसका मास, और डिवाइड बाय क्या लेनी है, वॉल्यूम, और कितनी 100 ml होनी चाहिए ओवरऑल। ये मेडिसिन और फार्मेसी में यूज़ किया जाता है। तो पेपर में यूँ भी आ जाएगा वन लाइन में कि कौन सा मेथड इनमें से ऐसा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन मेडिसिन एंड फार्मेसी। तो आप क्या कहोगे, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसका मैं फॉर्मूला बता देती हूँ, यहाँ लिखा नहीं हुआ है, पर इसका फॉर्मूला क्या होता है वो सुनो, मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू में 100। ऊपर जिस कंपोनेंट का लेना है उसका मास लेना है, डिवाइड बाय ओवरऑल वॉल्यूम लेनी है सॉल्यूशन की, और इनटू में 100। ये होता है आपके पास में। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट टर्म पे हमारे पास, और नेक्स्ट टर्म आपके पास में क्या कहती है वो देखते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, इसको पढ़ते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। जैसे परसेंटेज का मतलब क्या होता है, किस में देखना है, 100 में। इसी तरह से पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या, आपको किस में देखना है, आपको देखना है मिलियन में। किस में देखना है, मिलियन। और मिलियन क्या होता है, 10⁶। जहाँ आप 100 में 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे परसेंटेज में, वहाँ यहाँ आप किससे मल्टीप्लाई कर देना, 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देना। तो क्या करें, पार्ट्स पर मिलियन में डिवाइड हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पार्ट ऑफ दैट कंपोनेंट, उस कंपोनेंट का कितना पार्ट लिया, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट। डिवाइड में हमेशा टोटल ही रखना है, जिसका निकालना है वो ऊपर रखना है। अगर परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मिलियन है तो 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या कह रहा है, एज इन दिस केस
और परसेंटेज में हम 100 से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ मिलियन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या कह रहा है, एग्जाम्पल सुनो। ए लीटर ऑफ सी वाटर विच वेज 1030 ग्राम कंटेन अबाउट दिस ग्राम ऑफ डिजोल्ड ऑक्सीजन। कह रहा है 1 लीटर सी वाटर में इतने ग्राम डिजोल्ड ऑक्सीजन होती है, बस सिर्फ इतने ही ग्राम, ठीक है। तो सच ए स्मॉल कंसंट्रेशन इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज 5.8 ग्राम पर 10⁶ ग्राम, कि 10⁶ ग्राम के अंदर मतलब 1 मिलियन ग्राम के अंदर 5.8 ही है, ठीक है। और कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट इन वाटर और एटमॉस्फेयर, सुनो, हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, जो वाटर होता है, वो पोल्यूट हो जाता है, तो उसकी कंसंट्रेशन हम किस में निकालते हैं, माइक्रोग्राम पर ml, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, ppm। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ppm को हम एक्सप्रेस, दूसरा हम इसको किससे निकाल सकते हैं, माइक्रोग्राम पर ml में भी। और आपके पास में ये जो टर्म आती है मोल फ्रैक्शन, नेक्स्ट टर्म जो आती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोल फ्रैक्शन। इसको हम जीटा से एक्सप्रेस करते हैं। ये देखो, इसको हम बोलते हैं जीटा। क्या बोलते हैं इसको हम, जीटा। इसका ये सिंबल होता है जीटा, एक्स नहीं है, ये जीटा है, ठीक है। राइट हैंड साइड मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट। यहाँ ना परसेंटेज है ना मिलियन है, तो कुछ नहीं लगाना आपको। जिस कंपोनेंट का निकालना है वो ऊपर देखो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल कर दो। आपको पता है हम बाइनरी मिक्सचर पढ़ रहे हैं, तो सपोज करो हमारे पास एक कंपोनेंट ए है, एक कंपोनेंट बी है, तो ए कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल मान लेते हैं एन ए, बी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल मान लेते हैं एन बी। मान लो मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है कंपोनेंट ए का, तो जीटा ए, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है वो ऊपर ले लो, एन ए नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट, डिवाइड बाय फिर टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ कर दो, तो एन ए प्लस एन बी, ये रहा, ठीक है। ये आपके पास में फॉर्मूला बन जाएगा। उसके बाद में मान लो आपको ith कंपोनेंट का निकालना है, आपके पास में बहुत सारे कंपोनेंट है, तो क्या करो, जिसका निकालना है उसको ऊपर रख दो, ni डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस अप टू ni, और ये फॉर्मूला बन जाएगा ni अपॉन में समेशन ऑफ ni। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना है, इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ कि इन ए गिवन सॉल्यूशन सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन इज यूनिटी। सारा मोल फ्रैक्शन का जो सम आएगा ना वो हमेशा किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। इट मीन्स जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे ना बच्चे, ठीक है, जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो आपके पास में जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी ए कंपोनेंट की, बी कंपोनेंट की, किसी भी कंपोनेंट की, वो हमेशा 1 से कम आएगी, क्योंकि उन दोनों को जोड़ने से आपके पास में सम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ये था आपके पास में। अब इसके बेस पर, ठीक है, आपको यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, हम उसको भी सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या करें, आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। मोल फ्रैक्शन मतलब आपको जीटा निकालना है, किसका निकालना है, इथाइलिन ग्लाइकोल का, ठीक है। मान लो इथाइलिन ग्लाइकोल को मैं ए मान लेती हूँ। इन ए सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। समझे इस लाइन का अर्थ, बाय मास, इसका मतलब क्या है, 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल है और कुछ भी नहीं दे रखा है, इट मीन्स 80 ग्राम क्या है आपके पास में, वाटर है, आपको मान लेना है, क्योंकि 20% बाय मास दिया है। और ओवरऑल कितना होना चाहिए, वाटर को हम बी कंपोनेंट मान लेते हैं, ओवरऑल कितना हो गया सॉल्यूशन, 100। कितना हो गया, 100। आपको पता, आपको मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है, तो मैंने आपको बताया था मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, अब सुनो, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास, जो मास उसका दे रखा है, ठीक है, और बटे में आपके पास में क्या आ जाएगा, मोलर मास। क्या आ जाएगा भाई, मोलर मास। ये भी ध्यान रखना, ये नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका होता है। अब देखिएगा ध्यान से, आपको कहा है कि आपको नंबर ऑफ मोल निकालनी है ए के, मतलब एन ए, तो कैसे निकालोगे, गिवन मास, कितना मास गिवन है तुम बताओ मुझे, इसका कितना मास गिवन है, 20 ग्राम, तो 20, और ओवरऑल कितना हो गया आपके पास में, बताओ, इसका मोलर मास निकालो। 12 गुणा में 2 प्लस में 1 गुणा में 6 प्लस में 16 गुणा में 2। अब ये कैसे आया आपको पता है क्या, देखो आपको पता होना चाहिए, कार्बन का मास होता है 12 ग्राम, ठीक है, और हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम, और ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम। अब देखो कार्बन यहाँ पर कितने हैं, 2, तो 12 को 2 से गुणा कर दिया, प्लस में हाइड्रोजन कितने हैं, 6, तो 1 को 6 से गुणा कर दिया, प्लस में 2 ऑक्सीजन है, और 1 ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, 32, सबको जोड़ा तो आ गया 62। तो जिसका निकालना है वो डिवाइड बाय टोटल, तो इतने नंबर ऑफ मोल आ गए। इसी तरह से वाटर के निकाल लो, वाटर कितना दे रखा है, 80 ग्राम, डिवाइड बाय वाटर का मास कितना हो जाएगा, देखो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। कैसे निकालोगे, कितने हाइड्रोजन है, 2, तो 2 गुणा में हाइड्रोजन का कितना मास था, 1, प्लस में ऑक्सीजन 1 ही है, और ऑक्सीजन का कितना मास था, 16, तो 2 प्लस में 16 कितना आ गया, 18 ग्राम। तो आपने यहाँ पर पुट कर दिया। जैसे आपने इसको सोल्व किया, इसके नंबर ऑफ मोल आ गए, Na आ गया 0.322, और Nb क्या आ गया आपके पास में, 4.44। समझ में आई बात। अब देखो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, Na अपॉन में Na प्लस Nb, तो Na कितना है, ये रहा, इनको जोड़ा, देखो वैल्यू कितनी आ गई, 0.068। मैंने आपको क्या कहा, 1 से कम आएगा,
अगर आपको वाटर का निकालना पड़ जाए या तो आप फॉर्मूले से निकालो, नहीं आपको पता है कि जो ए मतलब कौन था, इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस वाटर, दोनों को मिलाकर के वैल्यू कितनी आएगी भाई 1 आएगी। अब ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 0.068, तो एक्स बी बराबर में 1, तो एक्स बी किसके, सॉरी एक्स नाम ले रही हूँ मैं, जीटा, जीटा किसके बराबर आ जाएगा 1 माइनस में 0.068 मीन्स कितनी वैल्यू आ जाएगी 0.932। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो जैसे नीचे दे रखा है। मीन्स इन दोनों को मिला करके आपके पास में सम कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, तो ही हमारी कैलकुलेशन एग्जैक्ट है। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या कह रहा है। एक एक क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाऊंगी, कोई जल्दी नहीं है, पर आप स्टार्टिंग से ही सोल्व करते चलें और नोट्स बनाते चलें। चलो देखिएगा, अब आते हैं नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास मोलैरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई मोलैरिटी। मोलैरिटी ये रहा, इसको कैपिटल एम से लिखा जाता है। ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर लीटर में है तो ठीक है, और वरना आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय, देखो ऐसा भी लिख सकते हो, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अगर मिलीलीटर में लिखोगे ना तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देना किससे, 1000 से। किससे मल्टीप्लाई कर देना, 1000 से। ये फॉर्मूला भी बन जाएगा। तो अब क्या कह रहा है ये आपके सामने कि फॉर एग्जांपल 0.25 मोल पर लीटर। इसका मतलब पता है क्या है कि 1 लीटर के अंदर 0.25 मोल हैं किसके, NaOH के। सीधी सी बात है, आप इनको समझो। अब कह रहा है और नंबर ऑफ मोल आपको निकालने आते हैं। मोल ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या माना आपने, जो भी माना है। नंबर ऑफ मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। चलो क्वेश्चन करते हैं, इसे आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। क्या कह रहा है, देखो एग्जाम्पल 1.2, गौर से देखना इसे क्या कह रहा है। कैलकुलेट द मोलैरिटी, पहले यहीं से पकड़ लो, आपको मोलैरिटी निकालनी है एम। आपको पता है कि जो निकालना, देखो मैं क्वेश्चन करने का तरीका बताती हूँ, इस सॉल्यूशन पे मत जाना। आपको मोलैरिटी निकालनी है और आप जानते हो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें दे रखी है, ml में। ml में दे रखी है तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 1000 से। ये लो, सीधी सी बात है, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ, अब आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम, ये रही 5 ग्राम NaOH। ये तो इसका मास दे रखा है, गिवन मास। ये कौन सा मास है, गिवन मास। और वॉल्यूम कितनी दे रखी है, 450। तो मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम ml में है तो 450 गुणा में क्या 1000। लेकिन अब आपके पास में प्रॉब्लम क्या है कि मोल नहीं है आपके पास में, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट नहीं है, नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल गिवन मास। गिवन मास बताओ कितना है, 5 ग्राम, डिवाइड बाय मोलर मास। किसका मोलर मास निकालना है आपको, NaOH का। किसका मोलर मास निकालना है आपको, NaOH का। ध्यान रखना, सोडियम का मास होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, प्लस में हाइड्रोजन का होता है 1। तो आप इसको मिलाओगे तो आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल। कितना आ जाएगा, 40 ग्राम पर मोल। 1 मोल में 40 ग्राम है, तो 5/40 कितना आ गया भाई, 1/8। कितना आ गया, 1/8। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, नंबर ऑफ मोल की वैल्यू आ गई कितनी, 1/8। मैं कलर चेंज करती हूँ एक बार को, ठीक है। नंबर ऑफ मोल की वैल्यू आ गई 1/8। अब देखो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूँगी 1/8 इंटू में 450। समझ में आई बात, और इंटू में 1000, 0 से 0 कैंसिल, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा ये 20, 20 अपॉन में कितना आ गया 72। ठीक है, कट आगे भी कर सकते हो, जब आप इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.278। और कैपिटल एम लिख सकते हो या तो, ठीक है, या फिर लिख सकते हो क्या, मोल पर लीटर। क्या लिख सकते हो इसकी यूनिट, मोल पर लीटर, कैपिटल एम की जगह। और ये आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आएगा कि कैसे कैलकुलेट करना है। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट टर्म आती है मोलैलिटी। क्या टर्म आती है आपके सामने, मोलैलिटी। देखो एक होता है मोलैरिटी, एक होता है मोलैलिटी। समझना इसे, मोलैलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। कैपिटल M और स्मॉल m फ़र्क है। कैपिटल M है मोलैरिटी, स्मॉल m है मोलैलिटी, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखिएगा, मोलैलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सोलवेंट। देखो वहाँ पर क्या था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर है मास ऑफ सोलवेंट, ये भी ध्यान रखना, सोलवेंट है, यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं है। मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम, और इस फॉर्मूले को आप ऐसे लिख सकते हो, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट। अगर ये ग्राम में दे रखा है तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना, 1000 से। ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। समझ में आई बात। क्या कह रहा है, 1 मोल पर kg। इट मीन्स क्या है कि 1 मोल है किसमें, 1 किलोग्राम में, KCl का।
क्या काम है इसका मतलब 1 मोल पर केजी का मतलब क्या है कि 1 मोल है किसका, KCl का, किसमें 1 किलोग्राम वाटर में। अब 1 मोल हमेशा उसके मोलिकुलर मास के बराबर होता है, तो KCl का मास कितना है 74.5 ग्राम ये होता है। अब इसके बाद में यहाँ पर जो ये नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, इसको ध्यान से सुनना। नेक्स्ट जो लाइन आ रही है आपके सामने ये बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है। देखो जिस जिस मेथड के अंदर वॉल्यूम इंक्लूड नहीं होगा, देखो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हैज इट्स ओन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ये जितने भी मेथड आपने सीखे इनके अपनी पॉजिटिव पॉइंट्स भी अपने नेगेटिव पॉइंट भी है। मास परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी, इन सब के अंदर हम मोल्स की बात कर रहे हैं या फिर आप कह सकते हो मास की बात कर रहे हैं। इन सब के अंदर कहीं भी वॉल्यूम का कोई कंपोनेंट नहीं आया। इट मीन्स दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते। मतलब वो हर टर्म जिसके अंदर वॉल्यूम नहीं है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो मास परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। लेकिन जो मोलैरिटी है आपने देखा था मोलैरिटी में वॉल्यूम आई थी, और वॉल्यूम किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इसीलिए मोलैरिटी भी फंक्शन है किसका, टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर पर कौन डिपेंड करती है भाई, मोलैरिटी, याद रखना, जिसके अंदर वॉल्यूम इंक्लूड हो। तो अब पेपर में आ जाएगा वाई मोलैरिटी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो आंसर क्या कहोगे, दिस इज बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मास डज नॉट, कि जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है पर मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो ये न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे 1.3, और उसके बाद में ये आपके पास में 5 इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपने क्लास में एंजॉय किया होगा।